नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे थे शब्द विचार पे, जिसमें कि आपको पहले सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इसमें से सार्थक शब्दों पर वीडियो जो बना चुका हूँ, और इस वीडियो का लिंक भी अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं दे दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शब्द विचार पे बात कर रहे थे। शब्दों के क्या है दो भेद, सार्थक और निरर्थक, जिसमें कि सार्थक शब्द आपको बताए थे रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, तीन प्रकार से। वहीं निरर्थक शब्द जो हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक तो विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो बात करते हैं विकारी शब्दों में। सबसे पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। उसके बाद बात करेंगे अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। चलते हैं निरर्थक शब्द। शब्द के दो भेद, विकारी और अविकारी। निरर्थक शब्दों में जानेंगे कि वे शब्द जिनमें अर्थ वैशिष्ट का अभाव होता है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें अर्थ वैशिष्ट का अभाव होता है, अर्थात जिनमें शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, कहलाते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों का विभाजन दो दृष्टियों से किया जाता है, दो प्रकार से। एक तो होता है विकारी और एक होता है अविकारी। तो विकारी शब्द क्या हैं कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार रूप बदल देते हैं, तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का क्या है, लड़का, तो लड़का से हम क्या बना सकते हैं, लड़की। तो ये शब्द उनका रूप बदल रहे हैं, जैसे उसका से उसकी, अर्थात लिंग, वचन, काल के अनुसार जो अपना रूप बदल लें, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे गाता है, गाता है क्या है, गाता है तो क्या आएगा, गाएगा। मकान से मकानों इत्यादि शब्दों के रूप हम बदल सकते हैं। तो इनके चार भाग हैं। विकारी शब्दों के क्या हैं, चार भाग हैं। सबसे पहला बात करते हैं संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद क्रिया, उसके बाद विशेषण। संज्ञा जानते ही होंगे आप कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति आदि का भाव का बोध कराने वाली संज्ञा कहलाती है। वहीं सर्वनाम जो होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। वहीं क्रिया, जिसमें कोई क्रिया होती है, उसे कहते हैं चलना, फिरना, गाना, सोना, रोना, हंसना, ये सभी क्या हैं, क्रिया कहलाती हैं। वहीं विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले क्या कहलाते हैं, विशेषण। दूसरे नंबर पे आता है अविकारी शब्द। अविकारी क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात बदलते नहीं हैं, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। और इन पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चाहे लिंग, जेंडर परिवर्तन हो, चाहे वचन, काल आदि, कारक आदि, तो किसी भी प्रकार का हो तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे धीरे धीरे शब्द क्या है, धीरे धीरे, तो इसमें धीरे धीरे जो शब्द है, इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। कह सकते हैं हम सब, इनसे, हाय, तो इन शब्दों के रूप हम बदल नहीं सकते। तो ये होते हैं चार प्रकार के। एक तो होता है क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बतलाए। वहीं समुच्चय बोधक, समूह में जो बोध कराए, समूह का जो बोध कराए। वहीं संबंध बोधक, जो संबंध का बोध कराए। और विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे हाय, हाय, ओह, आह इत्यादि शब्द जो होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से विकारी और अविकारी, जो कि आपके क्या हैं, निरर्थक शब्दों के दो भेद हुए, विकारी और अविकारी, और उनके चार चार भेद हुए। एक तो लिंग, वचन, कारक आदि,
और दूसरा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध, विस्मयादि बोधक आदि। बात करते हैं अर्थ विचार की दृष्टि से। भाषा में प्रत्येक शब्द अपना एक निश्चित अर्थ देता है और उसी के अनुरूप वह व्यावहारिक होता है या व्यवहार करता है। यदि कोई वर्ण, अक्षर, युग्म इस तरह शब्द का रूप धारण करे कि वह किसी निश्चित अर्थ की प्रतीति न करा सके, अर्थात एक निश्चित अर्थ को न बता सके, तो उसे शब्द कदापि नहीं कहा जा सकता, अर्थात उसको शब्द कभी भी नहीं कहेंगे। अर्थ का प्रभाव शब्द महात्मा से प्रत्यक्ष जुड़ा होता है। श्रोता पर शब्दार्थ का प्रभाव चमत्कारिक होता है, इसलिए शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। शब्द का अर्थ ही विभिन्न प्रकार के भावों तथा विचारों को पुष्ट करता है, प्रभावित करता है और उन्हें स्थायित्व प्रदान करता है, अर्थात स्थायी बनाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन मुख्यतः दो दृष्टियों से किया जाता है। एक तो अर्थ लक्ष्य के आधार पर, जहाँ पर किसी शब्द का अर्थपात होता है तथा उस अर्थ का एक निश्चित लक्ष्य होता है। शब्दार्थ के इस लक्ष्य को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहला होता है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ क्या होता है? वाच्यार्थ अर्थात उच्चारित शब्दों का अर्थ उसके वाचन के अनुरूप प्राप्त हो। वाच्यार्थ जो होता है उसका मतलब है कि उच्चारित जो भी हम बोलें उन शब्दों का अर्थ उसके वाचन के अनुरूप प्राप्त हो। जैसे दीवार, वहीं पंखा, कैंची, मोटा, पृथ्वी, बकरी, बाल्टी इत्यादि शब्दों का जो उच्चारित अर्थ है उनके वाचन के अनुरूप है। तो इन शब्दों का एक ही अर्थ है। वाचन किए जाने की दशा में, स्थिति में यह किसी अन्य अर्थ का बोध नहीं कराते। शब्दार्थ के इस रूप को उनका अविधार्थ कहा जाता है, अर्थात मुख्य अर्थ कहा जाता है या मूलार्थ भी कहते हैं कि उनका एक ही मूल अर्थ होता है इस प्रकार के शब्दों का। तो ऐसे पद अविधेय पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविधेय पद। वहीं लक्ष्यार्थ या लक्षण जिसे बोलते हैं, अर्थात शब्द का जो लक्षण है उसके वाच्यार्थ से भिन्न होता है, उसके बोलने से कुछ भिन्न होता है, उसका एक निश्चित सांकेतिक अर्थ प्राप्त होता है। जैसे प्रसंग के अनुसार शब्दों का अर्थ इस दृष्टि से बदल जाता है। जो पहले वाला वाच्यार्थ जो था उसमें अर्थ बदलता नहीं है, जबकि लक्ष्यार्थ में क्या है, अर्थ उस दृष्टि से बदल जाता है कि वे वाच्यार्थ का बोध न कराकर लक्ष्यार्थ को व्यक्त करते हैं। यहाँ अर्थ पूर्वग्रही अर्थात पूर्वाग्रही हो जाता है। जैसे तुम्हारा पानी उतर गया, यहाँ पानी जल का अर्थ न देकर इज्जत अथवा शर्म के लक्ष्यार्थ को व्यक्त कर रहा है। तो क्या है, यहाँ पर लक्ष्यार्थ होता है, अर्थात पानी का एक अर्थ तो जल होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा पानी उतर गया तो यहाँ पे अर्थ क्या है, इज्जत के अर्थ में। वहीं तीसरा है व्यंग्यार्थ, अर्थात शब्द वाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ से भिन्न। एक तो वाच्यार्थ होता है और उस लक्ष्यार्थ उससे भिन्न किसी व्यंग भाव का बोध कराने वाले हों या भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं। ऐसी दशा में वह किसी चुटीले अथवा कुरेदने वाले अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे तुम्हारा स्वभाव तो बिल्कुल चिकने घड़े जैसा है, तो यहाँ चिकना घड़ा जो है अपने मूलार्थ अथवा लक्ष्यार्थ से भिन्न शर्म रहित मनुष्य के व्यंग बोध का सृजन कर रहा है। अर्थात एक शर्म से रहित चिकना घड़ा होना, शर्म से रहित मनुष्य का जो व्यंग है उसका बोध करा रहा है। वहीं पर जो
दूसरा प्रकार है आपका, एक तो अर्थ की दृष्टि से, और अर्थ विचार में सबसे पहला था अर्थ लक्ष्य के आधार पर, सबसे पहला था अर्थ लक्ष्य के आधार पर अर्थ विचार की दृष्टि से। वहीं दूसरा है अर्थ वैविध्य के आधार पर। अर्थ वैविध्य के आधार पर क्या है कि इस आधार पर शब्दों को कई श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्नवत है। जैसे एकार्थक शब्द, तो जब शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करता है या एक ही अर्थ का बोध कराता है, जानकारी देता है, तो कह सकते हैं वह एकार्थक शब्द कहलाता है। जैसे राम, बादल, योजना, पर्यावरण, झरना, तो इन शब्दों का क्या है, एक ही अर्थ है। अनेकार्थक शब्द की बात अगर कहें तो जब कोई शब्द एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने की सामर्थ्य या क्षमता रखता हो तो ऐसे शब्दों को श्लेषिक गुण भी कहते हैं, अर्थात अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे पतंग, जैसे पतंग शब्द है तो पतंग के यहाँ पर भिन्न भिन्न या अनेक अर्थ मिलते हैं। पतंग मीन्स पक्षी भी होता है, पतंग मीन्स सूर्य भी होता है, पतंग मीन्स नौका भी। उसी प्रकार तामरस मीन्स सोना, तामरस मीन्स कमल, तामरस मीन्स तांबा, तामरस मीन्स धतूरा। उसी प्रकार सारंग, सारंग मीन्स मोर, सारंग मीन्स हिरन, चंद्रमा, तलवार इत्यादि अनेक इस प्रकार के अर्थ निकलते हैं। वहीं समानार्थक शब्द जो होते हैं कि जब शब्द परिवर्तित हो अर्थात बदल जाए किंतु उनका अर्थ नियत रहे, अर्थ बदले ना, अर्थात जब शब्द बदल जाए लेकिन उनका जो अर्थ है वह नहीं बदलना चाहिए, वह ज्यों के त्यों रहना चाहिए। तो उस प्रकार के जो शब्द होते हैं समानार्थक शब्दों की कोटि में आते हैं, या जिन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, पर्याय शब्दों की कोटि में भी आते हैं। जैसे नभ, नभ शब्द है तो नभ मीन्स आकाश, नभ मीन्स अंबर, गगन इत्यादि आपस में क्या है, समानार्थी हैं एक दूसरे के। अर्थात नभ को आकाश तो आकाश को नभ, या नभ को आकाश या नभ को अंबर, नभ को गगन, कुछ भी कह सकते हैं। वहीं विपरीतार्थक शब्द जैसा कि आप जानते हैं अपोजिट, जब शब्दों का अर्थ किसी अन्य शब्द के अर्थ के सापेक्षिक उलट कर अर्थ की प्रतीति कराता हो, अर्थात वह शब्द जो है उसका बिल्कुल उल्टा या विपरीत अर्थ बताता हो, उस प्रकार के शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे ज्ञात, ज्ञात का विपरीत क्या होगा, अज्ञात, कड़वा का मीठा, धरती का आकाश। इस दृष्टि से शब्द विविध प्रकार के अर्थ प्रदान करते हैं जिनका विश्लेषण इस पुस्तक के विभिन्न प्रसंगों जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, युग्म शब्द आदि अध्यायों को हम विस्तृत रूप से वर्णन या पढ़ेंगे में यथानुरूप किया गया है जिस प्रकार। तो आप जो ये शब्द हैं विस्तृत रूप में पर चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। जैसे एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक, विपरीतार्थक, इन शब्दों को शब्द भेद की दृष्टि से दोनों दृष्टियों से व्याख्याकित किया गया जाता है। अर्थात वाक्य विचार की अगर बात करते हैं हम तो शब्दों के नियोजित और उद्देश्यपूर्ण मिलाप से ऐसा शब्द समूह जो कारक चिन्हों और विराम चिन्हों के साथ उपयुक्त ढंग से संश्लेषित हो वाक्य कहलाता है। या कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कि जो शब्दों का समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य में निहित या छुपा हुआ या वाक्य में निहित शब्द ही अभीष्ट अर्थ का धारण और प्रकटन करते हैं। अर्थात वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हीं का अर्थ धारण करना
या उनका अर्थ प्रकटन करना ही वाक्य कहलाता है। इन्हीं के सुसमायोजन के पश्चात भावों और विचारों का प्रभाव होता है। वाक्य में शब्दों और अर्थों का संयोजन निम्न वैशिष्ट्य के साथ अपेक्षित होता है। कह सकते हैं कि सबसे पहले वाक्य के भीतर शब्दों का प्रयोग, सबसे पहली जो बात निकल के आती है कि वाक्य के भीतर शब्दों का प्रयोग होता है, तो उन शब्दों की उपयुक्तता और अनुकूलन के आधार पर ही किया गया हो। जो शब्दों का प्रयोग है वाक्य के अंदर जो किया गया है, उनकी उपयुक्तता और अनुकूलन के आधार पर ही उन वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सटीक और उद्देश्यपूर्ण अर्थ व्यंजना वाले शब्द ही वाक्य के भीतर आए हों। सटीक और उद्देश्यपूर्ण अर्थ व्यंजना वाले शब्द ही वाक्य के भीतर आए हों। वहीं तीसरा है, कारक चिन्ह और विराम चिन्ह उन्हें भली भांति संपूरित करते हों, वे उनकी पूर्णता के अनुरूप हों। चौथा है, वाक्य के बारे में है कि उनके संयोजन की रीति से भाव और विचारों का सुनिश्चित प्रभाव प्राप्त होता हो, जैसे भ्रमण, विचरण, यात्रा इत्यादि का कभी कभी समानार्थी प्रयोग कर लिया जाता है, परंतु उनका प्रसंग और अर्थबोध सर्वथा भिन्न है। जैसे भ्रमण का अर्थ दर्शनार्थ, यात्रा का अर्थ कार्य संपन्नता, उद्देश्यपरकता और विचरण का अर्थ उद्देश्यहीन के रूप में चलने के संदर्भ में ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार पानी और जल एक दूसरे के पर्याय हैं, परंतु जल में पवित्रता का भाव है। जैसे मैंने सूर्य को जल दिया, परंतु पानी सामान्य बोध कराता है। जैसे मुझे पानी पीना है या खेतों में पानी देना है। इसी प्रकार भीषण शब्द दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में सार्थक होगा। जैसे यह रेल दुर्घटना बहुत भीषण थी, परंतु यह कहना कतई उचित नहीं होगा कि वह बहुत भीषण पढ़ाई कर रहा था या मैं विवाह की भीषण तैयारी कर रहा हूँ। वाक्य के दो खंड होते हैं जो कि आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 100% एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं क्या कि वाक्य के दो खंड होते हैं कौन कौन से, और उनका किस प्रकार से वाक्य में जो महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो वाक्य के दो खंड हैं, एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। इसको उद्देश्य को क्या इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हैं, वहीं विधेय को इंग्लिश में प्रीडिकेट भी कहा जाता है। उद्देश्य वह होता है जिसके विषय में या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए। वहीं विधेय होता है जो कुछ कहा जा रहा है, किसके विषय में, उद्देश्य के विषय में। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यह तो होता है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। वहीं विधेय होता है जो कुछ कहा जाए। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका यात्रा संपन्न की। तो पहला वाक्य जो है प्रधानमंत्री, ये क्या है, वाक्य में उद्देश्य है। तो उद्देश्य के जिसके विषय में कहा जाए, तो किसके विषय में कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के विषय में। अब क्या कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जाए वह क्या होगा, विधेय। कि हाल ही में अमेरिका यात्रा संपन्न की। कहाँ की यात्रा संपन्न की, अमेरिका की। किसने की, प्रधानमंत्री। तो किसने की, उद्देश्य। कहाँ की, विधेय। तो उद्देश्य और विधेय आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट एक चैप्टर के विषय के रूप में आता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि उद्देश्य और विधेय क्या है। आपको इस प्रकार से एक वाक्य दे दिया जाएगा और कह दी जाएगी कि इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय क्या है। वाक्य निर्माण के लिए आवश्यक है कि वह कर्ता, क्रिया, कर्म और विभक्ति चिन्हों के साथ अर्थवान ढंग से संयोजित होता हो। इस दशा में निम्न स्थितियां बन जाती हैं। वाक्य जहाँ इनका संयोजन अर्थवान
एवं पूर्ण हो। वहीं वाक्यांश जो होता है जहाँ विभक्तियों का मेल अपूर्ण हो। उपवाक्य जब कहलाता है कि शब्द समूह का वह रूप जो अपना निश्चित अर्थ प्रकट करता है और किसी वाक्य का भाग होता है, उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य जो होता है कि शब्द समूह का रूप जो अपना निश्चित अर्थ, उद्देश्य और विधेय के साथ प्रकट करता है और किसी वाक्य का भाग होता है, उपवाक्य कहलाता है। किसी वाक्य का, जैसे एक वाक्य दे दिया जाएगा कि वह श्याम घर गया, वह लौट के नहीं आया, तो उसके बारे में जो दूसरा वाक्य है वह लौट के नहीं आया, तो इस प्रकार क्या होता है, उपवाक्य कहलाता है। वहीं संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार करें तथा कर्म के प्रति पूरकता का भाव प्रकट करें। इसके पूर्व सामान्यतः की लगा होता है। संज्ञा जो उपवाक्य होता है उसमें कि शब्द लगा होता है कि जैसे संजय ने कहा कि मैं चलूँगा, वहीं खुर्शीद ने फ़ोन किया कि वह नहीं आएगा, तो इस वाक्य में के शब्द जो है तो संज्ञा क्या है, संजय। वहीं उपवाक्य संजय ने कहा, तो इस वाक्य को जोड़ा किसने, के शब्द ने, कि शब्द ने कि मैं चलूँगा। ये दूसरा क्या है, उपवाक्य किससे जुड़ा हुआ है, कि से, कि कनेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसे क्या है, संज्ञा उपवाक्य। ऐसे वाक्य जो होते हैं संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। वहीं दूसरा वाक्य है कि खुर्शीद ने फ़ोन किया, संज्ञा वाक्य। संज्ञा कौन है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो संज्ञा क्या है, खुर्शीद। संज्ञा से जो पहला वाक्य है कि खुर्शीद ने फ़ोन किया, यहाँ तक तो पहला वाक्य। वहीं उपवाक्य जोड़ा की शब्द से, यह कनेक्टिव के रूप में आया और वह नहीं आएगा, यह उपवाक्य हुआ। इस वाक्य का क्या है, यह उपवाक्य हुआ, वह नहीं आएगा। कि खुर्शीद ने फ़ोन किया कि वह नहीं आएगा, तो ये की शब्द जो आए तो आप समझ लेना कि यह संज्ञा उपवाक्य है। वहीं विशेषण उपवाक्य क्या होता है कि जो उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार करे। इसमें सामान्यतः जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं या आते हैं। जैसे वह मजदूर जो काम करता था आज काम नहीं करेगा। वाक्य क्या बना, हमें छांटना है विशेषण उपवाक्य। तो वह मजदूर जो काम करता था, जो काम करता था, विशेषण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, काम करना। कि मजदूर है, उसकी विशेषता क्या है, काम करना। तो उपवाक्य क्या बना, जो से जुड़ा कनेक्टिव, जो से, तो इसके बाद जो आया यह क्या है, विशेषण। यह क्या है, विशेषण। जो शब्द आया तो उपवाक्य विशेषण। ठीक है, समझ में आ रहा है। सब लड़के जो खेलते थे घर चले गए, तो जो शब्द आया तो यह क्या कर रहा है, किसके लिए आया, खेलने के लिए। कौन खेलते थे, सब लड़के। तो क्या करते थे, खेलते थे, यह उनकी विशेषता बतला रहा है। तो यह शब्द जो जुड़ा, जो, तो यह दिखा रहा है विशेषण उपवाक्य को। किसको, विशेषण उपवाक्य को। वहीं क्रिया विशेषण उपवाक्य की अगर बात करते हैं तो जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करें, इसमें जब, ज्यों, यद्यपि, जहाँ, जिधर इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे जब हवा चलती है तब बादल गरजते हैं। तो जब, तब, ज्यों, त्यों, यद्यपि, जहाँ, जिधर इत्यादि शब्द आते हैं। तो जब शब्द आया पहले ही, तो इसके बाद जो वाक्य हुआ वह क्या हुआ, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब हवा चलती है, सबसे पहले कनेक्टिव के रूप में जब आया, और हवा चलती है, हवा का चलना क्या है, क्रिया। तो यह इसकी विशेषता बतला रही है। चलना क्या है, क्रिया। तो हवा की विशेषता क्या बतला रही है, हवा चलना, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तब बादल गरजते हैं,
वहीं दूसरा वाक्य है कि जब सब लोग जाएंगे मैं भी वहीं चलूँगा। जहाँ सब लोग जाएंगे मैं भी वहीं चलूँगा। तो जहाँ शब्द आया इसमें, जहाँ शब्द सबसे पहले, तो सब लोग जाएंगे, जाना क्या हुई क्रिया, और जहाँ शब्द अगर लग गया तो वह क्या हुआ, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जहाँ शब्द से हम पहचानेंगे और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वह होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ में आया। वहीं बात करते हैं अगर पदबंध की। पदबंध क्या होता है, जहाँ दो या अधिक शब्द आपस में युग्मित मीन्स जोड़े में होते हैं, अर्थात जहाँ पद परस्पर युग्मित होकर सीमित अर्थ प्रकट करते हैं किंतु वे पूर्ण अर्थ प्रकट करने में अक्षम होते हैं, अर्थात पूरा अर्थ प्रकट नहीं करते। जोड़ा में तो होते हैं ऐसे शब्द लेकिन पूरा अर्थ प्रकट नहीं करते। ऐसे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया इत्यादि के आधार पर इनके 8 भेद किए जाते हैं। जहाँ पदबंध केवल पद समूह के रूप में सीमित अर्थ वाला होता है, उसमें क्रिया का अभाव होता है। वहीं उपवाक्य में क्रिया की विद्यमानता प्राप्त होती है। जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर केवल पदबंध है, जबकि जैसे ही भगवान राम पधारे उपवाक्य। तो वाक्य में आकांक्षा, योग्यता व क्रम, जिसे अनुवृत्ति कहते हैं, वाक्य में आकांक्षा, योग्यता व क्रम, जिसको अनुवृत्ति बोलते हैं, क्रम को अनुवृत्ति, किसी वाक्य में इनका होना बेहद आवश्यक होता है। किसी वाक्य के एक पद को सुनने के पश्चात दूसरे पद को जानने के लिए जो मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है उसे ही आकांक्षा कहते हैं। जब वाक्य का प्रत्येक पद अर्थबोध की व्युत्पत्ति में सहायक बन पड़े तो समझना चाहिए कि उसमें योग्यता विद्यमान है, उसमें योग्यता है। किसी वाक्य में पदानुक्रम की विधिवत व्यवस्था क्रम अथवा अनुवृत्ति कहलाती है। जब किसी वाक्य में पदानुक्रम की विधिवत व्यवस्था हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रम, सीक्वेंस कहते हैं। इनमें से किसी का अभाव वाक्य की अपूर्णता प्रकट करता है, अर्थात वाक्य अपने कथ्य या कथन को ध्वनित नहीं कर पाता। इसी प्रकार रचना और अर्थ की व्युत्पत्ति की दृष्टि से वाक्य को अनेक कोटियों में बांटा गया है। अर्थात जानते हैं वाक्य के भेद, जो कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वाक्य के भेदों में बात करें तो वाक्य के 2 भेद हैं, एक तो रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। पहला रचना की दृष्टि से कि वाक्य की किस प्रकार से रचना हुई, वाक्य की रचना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई। वहीं वाक्य के भेद में दूसरा अगर है कि वाक्य का अर्थ किस प्रकार से उनके निकले, उस दृष्टि से, अर्थ की निष्पत्ति की दृष्टि से। तो जानते हैं रचना की दृष्टि से जो है 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। जो सरल, मिश्र और संयुक्त, जो तीनों प्रकार के वाक्य हैं, रचना की दृष्टि से जो विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स तक में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एक बार समझ में आए तो आप इन्हें कभी भूलें ना, जो कि बहुत आगे तक आपको काम आने वाले हैं। बुक्स या आपकी क्लास एग्जाम्स में तो आएंगे, बट विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स में तक देखने को मिलते हैं इस प्रकार के वाक्य। अर्थ निष्पत्ति की दृष्टि से पहला होता है विधि सूचक, दूसरा होता है निषेध सूचक, तीसरा आज्ञा सूचक, चौथा है प्रश्न सूचक,
5वां है विस्मयादि सूचक और 6ठा है संदेश सूचक, 7वां है इच्छा सूचक वाक्य। तो बात करेंगे डिटेल से इनकी कि रचना की दृष्टि से किस प्रकार के वाक्य होते हैं। वहीं बात करेंगे कि वाक्यों के जो भेद हैं विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से बनते हैं। तो आई होप दोस्तों रचना की दृष्टि से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है आपके पास तुरंत आए, और अपने मित्रों को शेयर करें वीडियो को। और नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए जो कि जिसमें कि सरल संयुक्त मिश्र जो कि आपके एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेंगे। आपसे इस प्रकार परिभाषा पूछ लेगा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार के होते हैं, वाक्यों के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार के वाक्य बनते हैं। धन्यवाद।